हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेबस इन अ स्नैप। मेरा नाम श्रुति रामभिया है और मैं आज आप लोगों को ग्रेड 7 एनसीईआरटी सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स पढ़ाने वाली हूँ। लेकिन इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करें इससे पहले मेरे नए व्यूअर्स के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। हम लोग ग्रेड 7 सीबीएसई मैथ्स की सीरीज़ 3 सब सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट सीरीज़ है एक्सप्लेनेशन सीरीज़, यानी कि ये वाली सीरीज़। एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में मैं आप लोगों को हर चैप्टर का हर कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में और अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगी। सेकेंड सब सीरीज़ है एक्सरसाइज सीरीज़, यानी कि उस एक्सरसाइज सीरीज़ में हम लोग सारे चैप्टर्स के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और थर्ड एक स्पेशल सीरीज़ जो एग्ज़ाम टाइम पे रिलीज़ होगी, क्विक रिवीजन सीरीज़। क्विक रिवीजन सीरीज़ के हेल्प से आप लोग एग्ज़ाम टाइम पे किसी भी चैप्टर का क्विक रिवीजन कर सकते हो। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस के प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 10 लेस देन थ्राइस अ नंबर इज 91। थ्राइस अ नंबर यानी कि 3x, उसमें 10 लेस यानी कि -10 इज 91, यानी कि 3x minus 10 is equal to 91. Next, 4 added to 9 times a number x gives 76. 9 times a number x यानी कि 9x, उसमें क्या ऐड किया है 4, यानी कि +4 gives 76, यानी कि is equal to 76. तो इक्वेशन फॉर्म होगा 9x plus 4 is equal to 76. थर्ड, 7 added to thrice a number gives 52. Thrice a number यानी कि 3y, 7 added यानी कि +7 gives 52 यानी कि is equal to 52. तो इक्वेशन बनेगा 3y plus 7 is equal to 52. अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, सॉल्व 4/7x plus 7 minus 2 is equal to 21 using सिस्टमेटिक मेथड, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है सिस्टमेटिक मेथड को यूज़ करके। तो 4/7x plus 7 minus 2 क्या होगा, +5 is equal to 21। +5 का ऑपोजिट होगा -5, इसीलिए we will subtract 5 from both sides। तो ये होगा 4/7x plus 5 minus 5 is equal to 21 minus 5। तो +5 minus 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 4/7x is equal to 21 minus 5 होगा 16। अभी 4/7 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, 7 into 4 मल्टीप्लिकेशन में। तो we will multiply both sides by 7/4। तो 4/7 x यानी कि इंटू x इंटू 7/4 इज इक्वल टू 16 इंटू 7/4। एक 7 न्यूमरेटर में, एक 7 डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 4 न्यूमरेटर में, एक 4 डिनोमिनेटर में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ x। और 16 को कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं 4 इंटू 7 हो जाएगा 28। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 28। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 8/3x plus 4 minus 7 is equal to 37 using transposition method। तो यहाँ पे 8/3x plus 4 minus 7 minus 3 is equal to 37। अभी -3 को इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो +3 हो जाएगा। तो ये होगा 8/3x is equal to 37 plus 3।
8/3x इज इक्वल टू 40। अभी 8/3 को इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो होगा 40 इंटू 3/8। तो x इज इक्वल टू 40 इंटू 3/8। 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 की जगह आएगा 5। x की वैल्यू है 5 इंटू 3 यानी कि 15। तो हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है 15। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे चैप्टर 5 की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बेसिक्स लाइक पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, ये सब हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि क्लास 6 में हमने ये सब डिटेल में पढ़ा है, लेकिन एक बार रिवीजन करना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइन्स, यानी कि लाइन्स की भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स, अलग अलग एंगल्स के पेयर होते हैं, वो भी पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स इंक्लूडेड है, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप लोग टाइम स्टैम्प्स को यूज़ करके देख सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री के बेसिक्स से। सबसे पहला है पॉइंट। तो पॉइंट क्या है? इट इज़ अ डॉट इन अ प्लेन और पीस ऑफ पेपर। डॉट है प्लेन पे या फिर एक पीस ऑफ पेपर पे। अ पॉइंट डज नॉट हैव एनी लेंथ, विड्थ और हाइट। एक पॉइंट की ना कोई लेंथ होती है, ना कोई विड्थ होती है और ना कोई हाइट होती है, और उसको एक सिंगल लेटर से डिनोट किया जाता है। इसको हम लोग रीड कर सकते हैं एज पॉइंट आर। फिर नेक्स्ट है लाइन। तो लाइन क्या है? इट इज़ अ स्ट्रेट पाथ, यानी कि वो एक स्ट्रेट पाथ है दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस। दोनों डायरेक्शंस में इनफाइनाइटली एक्सटेंड है और उसकी कोई थिकनेस नहीं होती, नो थिकनेस। इट इज़ डिनोटेड बाय 2 लेटर्स, यानी कि 2 लेटर्स से इसको डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक लाइन ड्रॉ करके रखी है और ए बी दिया है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? ए बी लिखना है, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके उसके दोनों एंड पे एरो दिखा देना है। और इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे? रीड करेंगे लाइन ए बी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन का पार्ट है दैट हैज़ 2 डेफिनेट एंड पॉइंट्स, यानी कि लाइन सेगमेंट का 2 डेफिनेट एंड पॉइंट्स होते हैं और उसको भी 2 लेटर से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे देखो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, इसको मैंने नाम दिया है सी डी। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? सी डी, ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसको हम लोग रीड करेंगे लाइन सेगमेंट सी डी। ओके, नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ लाइन्स। तो लाइन्स के 2 मेन टाइप्स जो है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती है? इफ 2 लाइन्स हैव अ कॉमन पॉइंट देन दे आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। यानी कि 2 लाइन्स है, फॉर एग्जाम्पल एक ये लाइन है, लाइन L, और एक दूसरी लाइन है लाइन M। तो ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट का मैं नाम दे देती हूँ O। तो पॉइंट O पे लाइन L और लाइन M इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई? ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, फिर नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या है? अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट्स 2 और मोर गिवन लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स को जब एक लाइन इंटरसेक्ट करती है अलग अलग पॉइंट पे, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। फॉर एग्जाम्पल
एक ये लाइन है और एक लाइन है ये। अभी एक दूसरी लाइन यहाँ पे इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। अभी फॉर एग्जांपल इस लाइन का नाम है L, इसका नाम है M और इसका N। तो लाइन L M को कब इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ पे। और लाइन L N को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ पे। तो दो डिफरेंट पॉइंट्स हुए। तो यहाँ पे जो हमारा L है ये क्या है? ये है ट्रांसवर्सल। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ एंगल। तो हम लोग 4 मेन पेयर्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे जो आप लोगों को इस चैप्टर में काम आएगा। तो सबसे पहले है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि क्या? व्हेन द सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि फॉर एग्जांपल एक एंगल है 30 डिग्री और दूसरा एंगल है 60 डिग्री। तो इन दोनों का सम क्या होगा? 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए एक ही कंडीशन है कि उन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो एडजेसेंट ही हो, वो नॉन एडजेसेंट भी हो सकते हैं। अभी ये वाले जो एंगल्स है ये क्या है? ये वाले हैं नॉन एडजेसेंट। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही है। और अगर कोई एंगल्स एडजेसेंट हो तो भी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही रहेंगे। ये है एडजेसेंट लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो डिपेंड, कई बार ट्रू और फॉल्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी आता है ऑल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स, तो बच्चे ट्रू करके आते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो एडजेसेंट ही होनी चाहिए, वो नॉन एडजेसेंट भी हो सकते हैं। अभी नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सिर्फ एक ही फ़र्क है, वो है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल्स में दोनों एंगल्स का सम होना चाहिए 180 डिग्री। ओके, और सेम सप्लीमेंट्री एंगल्स एडजेसेंट भी हो सकते हैं, नॉन एडजेसेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एंगल लिया 60 डिग्री और दूसरा एंगल लिया 120 डिग्री। दोनों का सम क्या आएगा? 60 प्लस 120 180 डिग्री। तो ये क्या हुए? ये हुए सप्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर वो एडजेसेंट है, फॉर एग्जांपल ये है 30 और ये है 150, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180। तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स ही है, एडजेसेंट भी हो सकते हैं, नॉन एडजेसेंट भी हो सकते हैं। अब एक ट्रिकी है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? A pair of adjacent angles whose non-common arms are opposite rays। यानी कि एक एडजेसेंट एंगल्स की पेयर। एडजेसेंट एंगल्स यानी कि क्या? कोई भी एक आर्म कॉमन होता है। whose non-common arms यानी कि जो आर्म्स जो कॉमन नहीं है वो क्या है? वो ऑपोजिट रे है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करती हूँ, ये एंगल ड्रॉ किया। अभी मान लो कि ये वाला आर्म है, ये कॉमन है। दूसरा एंगल ड्रॉ किया, ये वाला आर्म कॉमन है। तो अभी जो दूसरा नॉन कॉमन आर्म है वो ऑपोजिट रे होना चाहिए, यानी उसके दूसरे डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो अगर दो रेस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे 180 डिग्रीज। और अगर ये नॉन जो कॉमन आर्म है वो बीच में यहाँ पे रहेगा तो इन दोनों का सम क्या रहेगा? इन दोनों का सम रहेगा 180 डिग्रीज। लेकिन लीनियर पेयर हमेशा एडजेसेंट ही होने चाहिए। कई बार ऐसे आता है
ऑल लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो वो हम लोग ट्रू बोल सकते हैं क्योंकि लीनियर पेयर जो होते हैं वो एडजासेंट होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स भी एडजासेंट होते हैं। लेकिन कभी कभी ट्रू और फॉल्स में ऐसे पूछा जाता है ऑल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर लीनियर पेयर, तो वो हमेशा फॉल्स होगा क्योंकि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो एडजासेंट और नॉन एडजासेंट दोनों हो सकते हैं, लेकिन लीनियर पेयर में एंगल्स हमेशा एडजासेंट ही होने चाहिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यानी कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, फॉर एग्जांपल एक लाइन ये है और एक लाइन है लिए, अभी ये दोनों लाइन्स ने इंटरसेक्ट किया तो 4 एंगल्स बने। मैं 4 एंगल्स को नाम देती हूँ, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। अभी यहाँ पे जो वर्टिकली ऑपोजिट है, यानी कि देखो अगर हम लोग ऐसे ही देखें तो हमको पता चलेगा कि एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसीलिए एंगल ए और सी को हम लोग बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल सी। और दूसरी पेयर क्या है, एंगल डी और एंगल बी, तो एंगल डी एंड एंगल बी। तो ये जो 2 पेयर मिली ये क्या है, ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अभी आप बोलोगे यार हमने ये सब पढ़ा तो सही, लीनियर पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, लेकिन इसका हमें यूज़ कहाँ पे आएगा? तो अभी आपको इसका यूज़ पता चलेगा। यहाँ पे है एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल, यानी कि एक ट्रांसवर्सल जब 2 या इस 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। देखो यहाँ पे ये 2 जो लाइंस है, फॉर एग्जांपल लाइन एम और लाइन एन, तो यहाँ पे ये दोनों लाइंस पैरेलल है और एक दूसरी लाइन है एल जो यहाँ पे इसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारी एल हो गई ट्रांसवर्सल और एम और एन पैरेलल लाइंस। तो जब पैरेलल लाइंस को एल ने इंटरसेक्ट किया तो 8 एंगल बने, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, एंगल जी और एंगल एच। तो अभी यहाँ पे हमें ऐसे पेयर्स बनाने हैं जो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अभी किसी भी 2 एंगल को अगर करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर होनी है तो उसके लिए कंडीशंस होते हैं। तो सबसे पहली कंडीशंस क्या है, दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि ये ट्रांसवर्सल है या तो इसके राइट साइड पे या तो इसके लेफ्ट साइड पे, तो हम लोग ले लेते हैं ये वाली साइड यानी कि राइट साइड। तो कौन कौन सी पेयर बन सकती है, एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल ए एंड एंगल ई। हम लोग अभी ए के लिए ही बात करते हैं, एंगल ए एंड एंगल जी। ओके, यानी कि ए के साथ कौन सा एंगल करस्पॉन्डिंग होगा। तो सबसे पहली कंडीशन तो है कि भाई वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे हो। तो एंगल ए और सी सेम साइड पे है, हाँ, एंगल ए और ई सेम साइड पे है, हाँ, और एंगल ए और जी सेम साइड पे, यानी कि ये जो 3 एंगल्स है ये फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करते हैं। अभी सेकंड है वन एंगल इज इन इंटीरियर एंड अदर इज एक्सटीरियर, यानी कि जो एंगल सी और एंगल ई है ये क्या है, ये है इंटीरियर और ये दोनों क्या है, एक्सटीरियर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक एंगल इंटीरियर में होना चाहिए और एक एंगल एक्सटीरियर में। तो जो हमारा ए है वो तो है एक्सटीरियर में, तो जो दूसरा एंगल होगा वो इंटीरियर में होना चाहिए। तो एंगल सी इंटीरियर में है, हाँ, एंगल ई इंटीरियर में है, हाँ, एंगल जी इंटीरियर में नहीं, एंगल जी तो एक्सटीरियर है, इसलिए ये वाली पेयर हो गई कैंसिल। अभी बचे एंगल ए और सी और एंगल ए और ई। अभी इन दोनों में से कौन सा करस्पॉन्डिंग पेयर है, तो अभी थर्ड कंडीशन है दे आर नॉन एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि ये एंगल्स नॉन एडजेसेंट होने चाहिए। नॉन एडजेसेंट यानी कि उनका कोई भी कॉमन आर्म नहीं होना चाहिए,
लेकिन एंगल ए और सी का तो है ये कॉमन आर्म, ये जो आर्म है ये एंगल ए और सी का कॉमन आर्म है, इसलिए एंगल ए और सी भी करस्पॉन्डिंग पेयर नहीं बना सकते। तो बचा क्या, एंगल ए एंड एंगल ई। तो एंगल ए और एंगल ई हमारे है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो एक यही पेयर है जो तीनों कंडीशंस को फुलफिल करती है, इसीलिए ये कहेंगे कि एंगल ए और ई करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अभी हम लोग सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बनाते हैं। तो एंगल ए एंड एंगल ई। ओके, अभी एंगल सी और एंगल जी, क्योंकि एंगल ए और ई तो हो गए साथ में, तो कौन सा बचा, एंगल सी और एंगल जी। तो एंगल सी एंड एंगल जी। अभी एंगल बी का करस्पॉन्डिंग पेयर कौन सा होगा, देखो एच तो होगा नहीं क्योंकि दोनों एक्सटीरियर में है, और डी नहीं होगा क्योंकि वो दोनों एडजेसेंट है। तो एंगल बी और एंगल एफ जो है वो होंगे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और बाकी कौन बचा, डी और एच। तो एंगल डी एंड एंगल एच। तो ये जो चार पेयर है ये हमारी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और हमेशा याद रखना कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि हम लोग एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एच। अब देखते हैं नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि ये इसकी भी तीन कंडीशंस होती है, यानी एक पेयर को अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बनना है तो उसके लिए तीन कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए। अभी फर्स्ट कंडीशन है दे आर ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि अगर एक राइट में है तो दूसरा लेफ्ट में होना चाहिए और वाइस वर्सा। ओके, बोथ एंगल्स आर इन एक्सटीरियर, दोनों एंगल्स एक्सटीरियर में होने चाहिए। तो हम लोग ले लेते हैं एंगल ए को फॉर एग्जांपल। ओके, एंगल ए का मुझे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो कौन कौन से बन सकते हैं, एंगल ए सबसे पहले तो आइदर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि एंगल बी और एंगल एच ही बन सकते हैं, और दूसरा है बोथ एंगल्स आर इन एक्सटीरियर। तो ऐसे दो ही एंगल है, एंगल बी और एंगल एच, जो पहली दो कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं। अभी थर्ड कंडीशन है दे आर नॉन एडजेसेंट एंगल्स। तो एंगल ए और बी तो एंगल एडजेसेंट एंगल्स है क्योंकि उनका देखो ये वाला आर्म जो है ये कॉमन है। तो बचा कौन, एंगल एच। इसका मतलब एंगल ए और एंगल एच जो है वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। ओके, अभी एंगल बी के लिए फाइंड करते हैं। तो आइदर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होना चाहिए, यानी या तो ए होगा या तो जी होगा क्योंकि ये दोनों ही एक्सटीरियर में है। अभी एंगल ए तो इसका एडजेसेंट एंगल है, तो बचा कौन, एंगल जी। इसीलिए एंगल बी एंड एंगल जी आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और अगर आप लोगों को याद ना रह रहा हो कि हम लोग कैसे फाइंड करें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो आप एक सिंपल ट्रिक यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे एक जेड ड्रॉ करो, यानी कि ये एक जेड ड्रॉ किया मैंने। तो यहाँ पे जो जेड का जो ये पॉइंट है, यहाँ पे कौन सा एंगल है, एंगल ए, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट के पास कौन सा एंगल है, एंगल एच। इसीलिए एंगल ए और एंगल एच है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और अभी यहाँ पे हम लोग दूसरा उल्टा जेड बनाएंगे। यहाँ पे ये जेड बनाया तो इसका पॉइंट यहाँ पे आ रहा है यानी कि एंगल जी, और इसका पॉइंट यहाँ पे आ रहा है यानी कि एंगल बी। इसलिए एंगल बी और जी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स से ही होते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि दोनों एंगल्स
इंटीरियर में होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आइदर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो एंगल सी का अगर मुझे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो वो दूसरे साइड पे होना चाहिए, यानी ये 4 हो सकते हैं। अभी दूसरा है बोथ एंगल्स आर इन इंटीरियर, यानी दोनों एंगल्स इंटीरियर में होने चाहिए। तो एंगल बी और एंगल एच तो कैंसिल ही हो गए क्योंकि वो एक्सटीरियर में। तो बचा कौन सा, एंगल डी और एंगल एफ। अभी बोला क्या है, दे आर नॉन एडजेसेंट एंगल्स। तो एंगल सी और एंगल डी तो कॉमन है, आई मीन एडजेसेंट एंगल्स है। सिर्फ एंगल एफ ऐसा है जो उसके साथ नॉन एडजेसेंट है, इसलिए एंगल सी एंड एंगल एफ जो है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अभी मैं आप लोगों को जेड वाली ट्रिक यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं अगर एक जेड ड्रॉ करूँ तो ये हमारा ऐसे जेड हो सकता है, राइट। तो जेड के अंदर यानी कि ये एक एंगल है यहाँ पे आ रहा है और दूसरा एंगल यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो 2 एंगल्स है ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल सी और एंगल एफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ओके, अब देखो मैं उल्टा जेड आपको बताती हूँ। अभी यहाँ पे मैं उल्टा जेड ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे हमने पहले उल्टा जेड ड्रॉ किया था, अब मैं आपको सीधा जेड ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि दूसरा पैर कौन सा है। तो यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये हो गया जेड। अभी यहाँ पे अंदर का एंगल है एक एंगल डी और एक एंगल ई, यानी कि एंगल डी और एंगल ई भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ओके, तो अगर आप लोगों को जेड वाली ट्रिक समझ में नहीं आती है तो आपको हमेशा कंडीशंस याद रखनी है और फाइंड करना है, या तो आप जेड वाली ट्रिक यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट है एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स यानी कि क्या, अ पेयर ऑफ एंगल इज एलाइड इफ, यानी कि दोनों पेयर ऑफ एक एंगल का पेयर एलाइड है अगर वो एक साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे है, यानी कि या तो राइट या तो लेफ्ट, लेकिन सेम साइड होना चाहिए। बोथ एंगल्स आर इन इंटीरियर, यानी कि दोनों एंगल्स जो है वो हमेशा इंटीरियर में होंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ सी। तो पहले तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है और जी भी हो सकता है। अभी नेक्स्ट कंडीशन है बोथ आर इन इंटीरियर, यानी ए और जी तो निकल ही गए, तो बचे कौन, सी और ई, यानी कि एंगल सी एंड एंगल ई आर एलाइड एंगल्स। और थर्ड है नॉन एडजेसेंट, तो एंगल सी और एंगल ई नॉन एडजेसेंट है। ओके, इसीलिए उन एंगल सी और ई एलाइड एंगल्स है। अभी हम लोग लेफ्ट साइड के लिए देखेंगे तो एंगल डी और एंगल एफ होंगे, क्योंकि दोनों इंटीरियर में है और नॉन एडजेसेंट है और एक ही साइड ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे है। और अगर आपको एलाइड एंगल्स फाइंड करने हैं तो आप एक सी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये मैंने एक सी ड्रॉ किया, तो उसके अंदर कौन से एंगल्स है, एंगल सी आया और एंगल ई आया, इसका मतलब ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है। और अगर हम लोग उल्टा सी ड्रॉ करेंगे तो हमको मिलेगा, यहाँ पे देखो मैंने उल्टा सी ड्रॉ किया, तो यहाँ पे एंगल डी मिला और एंगल एफ मिला, इसका मतलब एंगल सी और ई एक पैर है और एंगल डी और एफ दूसरा पैर है। ओके, अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी के थोड़े क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63 डिग्री, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है 63 डिग्री का। तो 63 प्लस x इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री है यानी कि 90 डिग्री, तो 63 प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 63,
90 माइनस 63 होगा 27। तो 63 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 27 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 54 डिग्री। तो सेम 154 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 26 डिग्रीज, यानी कि 154 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल है 26 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q, यानी कि P और Q पैरेलल है और E ये जो लाइन है ये हमारी ट्रांसवर्सल है। अभी बोला गया है फाइंड द अननोन एंगल्स। तो हमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 125 डिग्री और एंगल F। तो 125 डिग्री और F जो है वो क्या है? वो लीनियर पेयर है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 125 डिग्रीज प्लस F इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ पे लिखना है लीनियर पेयर। तो F का क्या होगा? F इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 125 डिग्री। तो 180 माइनस 125 क्या होगा? 55 डिग्रीज। तो F इज इक्वल टू 55 डिग्रीज। अभी एंगल E इज इक्वल टू एंगल F। क्यों? क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। देखो यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट है, इसलिए एंगल यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल E क्या होगा? एंगल E इज ऑल्सो इक्वल टू 55 डिग्रीज। अभी एंगल A इज इक्वल टू एंगल E। ओके, क्यों? क्योंकि वो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल A क्या होगा? एंगल A इज ऑल्सो इक्वल टू 55 डिग्री। अभी एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। देखो यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि वो दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल C इज इक्वल टू 55 डिग्रीज। अभी यहाँ पे देखो एंगल D और एंगल 125 डिग्री है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसीलिए एंगल D इज इक्वल टू एंगल 125 डिग्री। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एंगल D और एंगल B वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। हेंस एंगल B इज इक्वल टू 125 डिग्रीज। यहाँ पे लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब कंक्लूजन में लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 125 डिग्रीज, एंगल E and F is 55 डिग्री, एंगल E इज इक्वल टू 55 डिग्रीज, एंगल F इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब देखते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं। इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का
सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको x यानी कि ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन है, तो अगर आप ओलंपियाड देते हो तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और दूसरा है यहाँ पे भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाले एंगल की। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया हो, आपको कोई डाउट ना रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट लिखना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज का वीडियो इस फ्राइडे को मिल जाएगा। तो चलिए, बाय बाय।